पहले मुझे वो 400 रुपए की फीस उनसे मिली, जो शायद मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा खुशी का समय था, फर्स्ट अचीवमेंट था। हेलो एंड वेलकम। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं इंटीरियर डिज़ाइनर रूपल बागरेचा, जो कि रायपुर से हैं और पिछले 27 सालों से इस प्रोफेशन में। वेलकम सर। वेलकम। एंड सर, इंटरव्यू चालू करने से पहले मैं आपको इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। ये इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन और गाइड की तरह काम करें। राइट, तो आपके 27 सालों का एक्सपीरियंस उन बच्चों के काम आ जाए, ये ऑब्जेक्टिव है ऐसे जी। ठीक। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कब रियलाइज़ हुआ कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है और इन 27 सालों का सफ़र कैसा रहा? रियलाइजेशन तो बचपन में कुछ भी नहीं था। फादर स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, ब्रदर आर्किटेक्ट है। तो अचानक एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसकी मस्ती कम करनी और बंद करनी और इसको भी लाइन पे लगाना है। तब तक मैंने कभी अपने करियर के बारे में सोचा भी नहीं था। तो इट वाज लिटिल शॉकिंग फॉर मी व्हेन दे हैव डिसाइडेड कि इसको अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड में डालना है, तो एक पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा एक सिंगल ऑफिस में। तो वो उनका बहुत अच्छा विजन था। और जब मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला और मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, तब तक भी मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एमबीए करना है और बिल्डरशिप करनी है और बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के गया था। मुझे ये लगता था इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो प्रोफेशन है ये लड़कियों का प्रोफेशन है, इट इज़ प्योरली अ डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन दिमाग में था, डिज़ाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उस समय 27 साल पहले हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी इस चीज़ के बारे में। तो जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया वहाँ पे, कॉलेज करते करते मैंने इंटर्नशिप करी, जो इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट हैं तलाटी एंड पंत की, उनके यहाँ मैंने इंटर्नशिप करी। द मोमेंट आई एंटर इन द ऑफिस देन आई सॉ 150 लोगों का स्टाफ है वहाँ पे उस टाइम पे, जिसमें 70-75 आर्किटेक्ट्स हैं और सेम अराउंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं। तब मुझे समझ में आया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग वर्ड होता है और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग कितनी बड़ी चीज़ होती है। और जब पहली बार मैं किसी साइट पर गया, तब डिटेलिंग देख के मुझे समझ में आया कि इट्स नॉट, ये कोई बहुत छोटा या सिर्फ डेकोरेशन का पार्ट नहीं, इट्स मोर देन डिज़ाइनिंग। तब मुझे वहाँ डेफिनेशन समझ में आया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग किसको बोलते हैं। और इवेंचुअली ये हुआ कि मुझे अंदर से पैशन तो था, बट मैंने कभी खुद के साथ में वो कमिटमेंट, वो कन्वर्सेशन क्लियर नहीं कर पाया कि मुझे कितना पसंद आएगा। तो एक सौभाग्य था मेरा कि मुझे इस फील्ड में आने का मौका मिला और जो मेरी चॉइस बन गई। तो ये पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन रहा, वो इवेंट ये बोलना चाहेंगे जहाँ से आप बोला कि अब इस फील्ड में आगे बढ़ना। हाँ, मतलब वो एक पैशन क्रिएट होने लग गया उसके लिए, जो मेरे अंदर था, दबा हुआ था। अब जैसे ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो वो बाहर आके निकलने लग गया। 27 सालों का जो सफर रहा, उसको आपको लगता है कि वो डिसीजन सही था? परफेक्ट, इट वाज परफेक्ट। बहुत सफर के बारे में बताएंगे, उस जर्नी के बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया सफ़र रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत मान सम्मान मिला। मैं आपसे सबसे पहली बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं शुरुआत में हॉस्टल में ड्राइंग डिज़ाइनिंग बनाता था, तो हमारे कॉलेज में एक कारपेंटर आया करते थे, तो उन्होंने मुझे देख कर के समझ में आया कि शायद ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई बंदा है। उन्होंने मुझे अपने किसी क्लाइंट के यहाँ लेकर के गए कि आप इनका काम करोगे क्या? और पहले मुझे वो 400 रुपए की फ़ीस उनसे मिली, जो शायद मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा खुशी का समय था, फर्स्ट अचीवमेंट था कि मेरी ड्राइंग के बदले मुझे कमर्शियल फ़ीस मिल रही है। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई अर्न 400 रुपीज़। उसके बाद से फिर जिनके यहाँ मैं था, तलाटी सर के यहाँ पे, वहाँ बहुत सीखने मिला। बड़े बड़े लोगों के इंटीरियर किया हम लोगों ने, आर्किटेक्चरल साइट्स हैंडल करी। और उसके बाद जब मैं रायपुर आया, तो रायपुर में भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरुआत से ही मिलने लग गए थे। तो एक वो स्ट्रगल टाइम, उस समय का सर्वाइवल का स्ट्रगल टाइम तो मुझे फेस नहीं करना पड़ा, बट यस, उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए जो स्ट्रगल लगता है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने। कि जब आप कभी जब मैंने ज्वाइन किया था रायपुर, तो उस समय लिमिटेड, बहुत ही कुछ ही लोग थे जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम जानते थे। सबसे बड़ी बात तो चैलेंज ये था कि क्लाइंट को ये समझाना कि व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग एंड व्हाट इज़ डेकोरेशन। लोगों को समझ में नहीं आता था कि भाई आप ऐसे कौन से स्पेशल आदमी हो जो हमारे घर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हो। ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, हमारा कारपेंटर भी कर सकता है। सो दिस इज़ अराउंड 26-27 ईयर्स बैक। तो वो समझाना, वहाँ समझा करके और उनको उस चीज़ के बारे में कन्विंस करना और फिर अपने अपने थॉट प्रोसेस को वहाँ एग्जीक्यूट कराना, तो दैट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज उन इनिशियल ईयर्स में था। बट यस, नाउ पीपल आर वेरी अवेयर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग
अब ये लग्जरी लाइफ नहीं रह गई है, अब ये रिक्वायरमेंट हो गई है, चाहे छोटी शोरूम हो, चाहे छोटी शॉप हो, चाहे छोटा फ्लैट हो, और बड़े बंगलोज कॉर्पोरेट हाउसेस तो करते ही हैं। तो अब ये रिक्वायरमेंट हो गई, अब लोगों को समझ में आने लग गया है। तो नाउ दे आर ट्रीटिंग अस लाइक अ डॉक्टर। एक इस फील्ड में मैंने जो महसूस किया कि बहुत रिस्पेक्ट है। अगर आपका काम अच्छा है और आप प्रोफेशनल बिहेवियर्स में काम करते हैं तो पीपल गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो उस चीज़ में अब लोगों को आने लगा है, समझ में आने लग गया। पिछले 10 सालों से लोगों को उसकी अवेयरनेस आने लगी है। तो ये 27 साल का सफ़र बहुत हसीन रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, और आज भी हमको लगता है कि हम स्टूडेंट ही हैं। आज भी हज़ारों चीज़ें हमको सीखनी है। राइट। एंड सर, जैसा आपने बोला कि आप अभी भी स्टूडेंट हैं, तो हर प्रोफेशन में चेंजेस आए, तो ये चेंजेस इस प्रोफेशन में भी आए। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अब ये प्रोफेशन पहले से और बेटर हो गया है या अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं? कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी फील्ड हो, अपॉर्चुनिटीज़ कभी कम नहीं होती हैं। कंपटीशन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बट अपॉर्चुनिटीज़ तो हर टैलेंटेड आदमी के लिए हर जगह आज भी स्टैंड है, और ज़िंदगी भर हमेशा जब तक ये दुनिया है तब तक रहेगी रहेगी। चेंजेस बहुत आए हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्टाफ रूम में बैठ के पेपर में ड्राइंग बनाता था पेंसिल से, और बटर शीट हुआ करती थी। अब सिस्टम आने लग गए हैं, कंप्यूटर पे सब काम होने लग गया है, सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे डेवलप हो गए हैं। तो जो मेहनत हम लोगों को उस समय लगती थी वो अब मेहनत नहीं है, अब स्मार्टर वर्किंग होने लग गई है। वी हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड है, ZWCAD है, बीम है। कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जो बिल्डिंग बनने के पहले ही सारी डिटेलिंग, एक एक पाइपलाइन की डिटेलिंग, एक एक एंगल बीम की डिटेलिंग उसके अंदर में आ जाती है, जिससे आदमी पूरा कैलकुलेशन कर सकता है कि उसकी टोटल बिल्डिंग में कितने चीज़ें लगने वाली, कितने मटेरियल लगने वाले हैं, दैट टू 99.9% एक्यूरेसी। तो ये चेंजेस बहुत ज़बरदस्त आए हैं, और हम लोगों ने इसको एडप्ट भी किया है और उसके साथ काम भी कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त चेंजेस हैं इस फील्ड में, और रोज़ नए अपडेट आते जा रहे हैं, रोज़ नए अपडेट आते जा रहे हैं। एंड सर, बिजनेस वाइज जो नए बच्चे आते हैं उनको लिए बिजनेस वाइज कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो टेक्नोलॉजी वाइज आपने बता दिया कि इट हैज़ अपग्रेडेड अलॉट जी। बिजनेस वाइज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है या नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं? देखिए, कंपटीशन तो ज़बरदस्त बढ़ा है, बहुत सारा बढ़ा है। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय 1-2 लोग हुआ करते थे। आज मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में नहीं तो भी कम से कम 3 से 4 और 5,000 इंटीरियर डिज़ाइनर्स होंगे जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जहाँ तक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी की बात है, तो अनटिल एंड अनलेस यू वोंट गिव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू योर क्लाइंट्स, तो आप स्टैंड करने में बहुत दिक्कत जाएगी। आप टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा सोच रखते हैं, बात अलग है, बट जब तक आप अपना स्किल डिफरेंट लेवल पे लेकर के नहीं आएंगे फ्रॉम द एजुकेशन और उस स्किल को यूज़ करेंगे प्रोफेशन में, तब तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के सारे रास्ते खुले हैं। अगर आप वही पुरानी परंपरा से कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कॉलेज कर लिया है, मैंने डिप्लोमा या डिग्री ले लिया है, मैं किसी के पास इंटर्नशिप कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और फिर अपना ऑफिस खोल सकता हूँ, खोल सकती हूँ, दैट वोंट हेल्प यू आउट नाउ। तो जो बच्चे करियर बनाना चाह रहे हैं, शुरू से किस तरीके से अपना रोड मैप को तैयार करें? चाहे अगर वो बच्चा 11th में है तो किस तरीके से रोड मैप को तैयार करें, या उसको रियलाइजेशन हो गया 12th के बाद तो कैसे करे, या कोई आर्किटेक्चर कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको रियलाइज हो गया मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, तो वहाँ से वो रोड मैप को किस तरीके से प्लान करे, क्या क्या कोर्सेज करे, क्या क्या स्किल्स पे काम करे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 10th के बाद भी अपॉर्चुनिटी होती है कॉलेज ज्वाइन करने की, बट आई प्रेफर कि आप 12th कर लें। 12th करने के बाद में यू कैन ज्वाइन इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्सेज, और दैट टू ओनली डिग्री कोर्सेज। अभी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का एडवांस डिप्लोमा कोर्स है, और 3 साल का, और कुछ जगह पे 5 साल की डिग्री कोर्सेज हैं। जब तक आप किसी प्रोफेशन को सीरियसली लेना चाहते हैं और आपको उसमें कैरियर बनाना है आपको, तो उसकी स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1-2 साल में कोई भी प्रोफेशन का स्किल आप अर्न नहीं कर सकते। मिनिमम 3 से 5 साल का कोर्सेज होते हैं। यू मस्ट डू दोज कोर्सेज। आप हर बच्चों को ये 3 साल का मिनिमम या 5 साल का डिग्री कोर्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करना चाहिए, तब तो वो उसके लिए तैयार हो पाते हैं। और ये कोर्स 12th के बाद होता है? 12th के बाद होता है, 10th के बाद भी होता है, बट बेसिक स्किल आपको 12th की चाहिए, PCM का नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद में फिर आप इसमें जा सकते हैं। PCM कंपलसरी है? इट्स नॉट कंपलसरी देयर, बट मुझे लगता है बीइंग सो टेक्निकल थिंग्स, हमारे फील्ड में इतने सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं आते हैं तो आप तो 30% वहीं फेल हैं।
तो हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं, 10th तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता, इनिशियल तो आपको 12th करना चाहिए और उसके एग्जैक्टली बाद में डिग्री कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप प्रोफेशन में आएँ, देखें, सीखें, 5 साल का एक्सपीरियंस लें और फिर अपनी तैयारी करें। सबसे पहली बात मुझे ये लगता है कि एक बच्चे के अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होती है डिज़ाइनिंग को लेके, जितनी क्रिएटिविटी होती है, सबसे बहुत बेसिक स्किल वो है। जब वो पैशनेट होता है किसी चीज़ को लेकर के, तब उसको ये फील्ड के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ी सी स्टडी करना चाहिए कि ये फील्ड होती क्या है और क्या मैं इसमें बैठ सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, इसको सस्टेन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। रही बात आर्किटेक्चरल के स्टूडेंट्स को इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर करना है, तो उनके कोर्सेज में इंटीरियर डिज़ाइनिंग ऑलरेडी इंक्लूड होता है। So ओके for BR, this is not at all a problem. राइट। एंड सर ये तो डिग्री की बात होगी, बड़े जी। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि 12th के बाद जाएं वो एडवाइजेबल है। हम्म, एकेडमिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ स्किल रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है इस Yes. प्रोफेशन में, राइट। सो कौन से दो स्किल्स, एक आपके जो कोर वर्किंग स्किल्स हैं वो तो चाहिए, जैसे अगर मैं एक आम आदमी देखा भैया क्रिएटिव होना चाहिए आदमी को, राइट। उसके अलावा और कौन से स्किल्स की ज़रूरत है ताकि वो एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिज़ाइनर बन सके? स्किल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक ग्रास्पिंग पावर है। बच्चों को चीज़ों को एनालिसिस करना, उनके डायमेंशंस को समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, इस फील्ड में लेबोरियस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब हार्ड वर्किंग। मैं समझता हूँ इस फील्ड में क्या, हर फील्ड में हार्ड वर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो बच्चे मेरे यहाँ आते हैं ना, तो कभी अगर उनको 2 साइट पर रेगुलर भेजना पड़ गया, कंटिन्यूस 2 या 3 साइट पे चले गए, तो वो उनका चेहरा देखने लायक हो जाता है कि भाई मैं तो थक गया, मैं थक गई। ये चीज़ों को हमको किनारे छोड़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर हम 10 घंटे काम कर सकते हैं वो डेली, तो इस फील्ड में मतलब ये एक रिक्वायर्ड स्किल है कि ये आपको होना चाहिए। दूसरा, आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझने की एक छोटा सा ना सेक्रेटरीज होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो उनको अपनी बात समझाने का बहुत अच्छा ढंग नहीं आता है। बट बीइंग इंटीरियर डिज़ाइनर, हमको उनके अंदर घुस के उनकी सारी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है कि आप चाहते क्या हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर हमको डिज़ाइनिंग करनी रहती है। तो जितना वो नहीं बता सकते उतना हमको समझना भी पड़ता है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। आपको ड्राइंग डिलीवरीज और शेड्यूलिंग्स, प्रोजेक्ट की डेट, ये सारी चीज़ों का एक मैनेजमेंट पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी फील्ड में। अगर टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, देन देयर इज़ नो टाइम ही इसका एसेंस होता है। तो ये बेसिक स्किल्स होनी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम, जो अब नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नए इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब की जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल, इसलिए मैंने कहा कि PCM अगर हो जाता है, 12th से पास होते हैं, तो एक बेसिक कोर आपको समझ में आता है कि कहाँ पे कौन सी टाइल की क्या केमिस्ट्री है, कौन सी बाउंडिंग कौन से केमिकल के साथ में ज़्यादा अच्छे से जेल करती है। इन सब चीज़ों की भी जानकारी हमको होना ज़रूरी है। तो ये हर समय अपडेट अपने आप को रखते रहने की, जिसकी जिज्ञासा हो, वो एक बेसिक स्किल आप मान के चलिए इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है। एंड सर सेलिंग स्किल्स होने चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली सेलिंग स्किल तो मस्ट है। अगर आपने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, आपने अपने अपने बारे में बताया नहीं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया नहीं, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा? तो बिजनेस कैसे आता है सर? क्लाइंट खुद चल के आता है या इनिशियली कोई है तो उसको खुद जाना हाँ, पड़ता है बात करने के लिए? हमारे किस तरीके क्लाइंट्स ही सबसे बड़ा हमारे लिए क्लाइंट्स लेकर के आते हैं। से? ओके। सो द माउथ पब्लिसिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर फील्ड। और कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो सब जगह अप्रोचेबल होते हैं, जो लोग देख सकते हैं, वो एक सबसे बड़ी बात होती है। हमारा काम ही हमारी सेलिब्रिटी है, वो ही हमारे क्लाइंट को हमारे पास ले आता है। ये प्रोजेक्ट किसने बनाया है? हाँ, तो वो देख करके अपने आप आदमी खींचा चला आता है। एंड सर हर प्रोफेशन में चैलेंजेस होते हैं, हम्म, एंड आई थिंक इस प्रोफेशन में भी होंगे, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग चैलेंजेस फेस करने Yes. पड़ते हैं। तो इस आपके 27 साल का जो करियर रहा, उसमें इनिशियली क्या चैलेंजेस थे, फिर मिड में क्या चैलेंजेस, और अभी प्रेजेंटली क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? इनिशियली तो मैंने आपको बता दिया कि क्लाइंट को समझाना बड़ा टफ काम था कि इंटीरियर डिजाइनिंग होती क्या है। आई थिंक अब वो ज़रूरत नहीं अब वो पड़ती ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझ में आने लग गया है। बीच में ये चैलेंजेस थे कि हमको छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे स्किल लेबर नहीं मिलते थे, जो आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्लाइंट बाहर के लेबर का जो पेमेंट होता है वो उस लेवल पे पेमेंट कर नहीं पाते हैं। तो कुछ हद तक हमको यहाँ के लेबर को यूज़ करना पड़ता है, जो प्रोफेशनल नहीं है। छत्तीसगढ़ के जो लेबर हैं, दोज आर नॉट वेरी मच प्रोफेशनल। ये आज भी चैलेंज है, उनको भी हमको एजुकेट करते रहना पड़ता है। एक
स्टाफ चैलेंज इज़ अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर फील्ड, क्योंकि हर कोई 1 साल 2 साल का कोर्स करने के बाद ये सोचता है कि मैं साल भर अगर मैंने कहीं जॉब कर लिया तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो वो जो आने और जाने की जो परंपरा होती है ना, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ही अच्छे लोगों को हम सस्टेन कर पाते हैं जो ज़्यादा दिन तक काम कर सकते हैं। तो ये आज भी एक चैलेंज है, और मुझे लगता है कि ये हर प्रोफेशनल के साथ में, चाहे वो रायपुर हो चाहे बम्बई हो, हर जगह ये एक चैलेंज तो सस्टेन करता ही है सबके साथ में। एंड सर, जब बच्चा पेरेंट्स से बोलता है मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स उसको अच्छे से नहीं लेते हैं। उनको लगता है यार ये इंडस्ट्री, इस फील्ड में उतना प्रॉमिसिंग करियर नहीं बन सकता। तो वो पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक लड़कियों की बात है, बच्चियों की बात है, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनके सही बात। बायोडाटा में जुड़ जाता है शादी के पहले कि शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो वो काम करे चाहे नहीं करे, बट एक क्वालिफिकेशन उसके बायोडाटा में आ जाती है। तो पेरेंट्स फॉर गर्ल आर वेरी हैप्पी विद दिस। एज फार एज द बॉयज़ आर कंसर्न, तो हो सकता है कि उनको जिन पेरेंट्स ने इंटीरियर डिज़ाइनर्स को नहीं देखा है या उनके बैकग्राउंड को नहीं जांचा परखा है, हो सकता है उनको लगता होगा कि अगेन, जैसे मैं पहले सोचता था कि ये लड़कियों का काम है, शायद उनके पेरेंट्स भी सोचते होंगे कि यार ये कहाँ, मतलब इट्स नॉट अ मस्कुलर जॉब। बट जब वो देखें इस चीज़ को, समझें, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत मतलब ग्लैमर है, पैसा है, नाम है, फेम है, सारी चीज़ें हैं, कहीं कोई कमी नहीं इस फील्ड के अंदर में। और आज भगवान की दया से हम लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ में हर कोई जानता है। तो आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, एंड फ्यू ऑफ माई कलीग्स आर लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि इंटीरियर डिज़ाइनर का अगर कोई लेवल अचीव होता है तो किस लेवल तक लोग जाते हैं, और कितने लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और कैसे फाइनेंशियल स्टेटस वो जनरेट कर सकते हैं। एंड सर, एक सवाल, जब आप डिग्री की बात कर रहे थे, मैं उस टाइम पे मिस आउट कर गया। कॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है? मैं बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, तो पहली चीज़ तो टॉप के कौन से कॉलेजेस आप एडवाइस करेंगे कि इन कॉलेजेस से करना चाहिए, और क्या इफेक्ट आता है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, तो उससे आपके काम में, आपके बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर में। कॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बेसिक एजुकेशन। उसके बाद में जो इंटर्नशिप है, अगेन आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ कॉलेज। वहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने जाते हैं। तो इंडिया में अहमदाबाद में बहुत अच्छे सेप्ट है, इट्स वन ऑफ द फेमस। बॉम्बे में रचना संसद है, रहेजा कॉलेज ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, और बहुत सारे NIFD है, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैं मतलब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको करना है तो गो फॉर द बेस्ट। डोंट फाइंड सेकंड और थर्ड ऑप्शन। आप चॉइस मत रखिए कि वहाँ नहीं होगा तो मैं यहाँ कर लूँगा या कर लूँगी। वो हमेशा ना ज़िंदगी में एक चॉइस बन जाती है कि अगर फर्स्ट नहीं मिला तो सेकंड भी चलेगा, थर्ड भी चलेगा, 10th भी चलेगा। तो आप अगर 10th की तैयारी करते हो तो आपको 20 मिलता है, तो आप 20वीं लोकेशन पे आ जाओ। तो गो फॉर द टॉप, जो सबसे अच्छा कॉलेज होगा, आप पूरा दम लगा करके उसका इंटरव्यू दीजिए, उसमें पास होइए, उसकी तैयारी करिए, एंड टेक द बेस्ट इंटर्नशिप इन द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड सर, क्या इन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स है? हर कॉलेज अपना एंट्रेंस एग्जाम कराता है या कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं, होता है? हर कॉलेज का अपना एग्जाम्स है। हमारे समय में तो बहुत ही नॉमिनल एग्जाम्स हुआ करते थे फॉर्मेलिटी के लिए, बट नाउ डेज इट्स वेरी टफ, बहुत टफ हो गए हैं। सबके अपने अपने एग्जामिनेशंस का तरीका है, और हर का एंट्रेंस एग्जाम्स होता ही है। राइट सर, बहुत बढ़िया चला इंटरव्यू। आई थिंक हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए। फाइनल मैसेज उन बच्चों के लिए आप क्या देना चाहेंगे टू क्लोज दिस इंटरव्यू? पहले तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा लेबोरियस हो। आज की जो जनरेशन है ना, उनसे शायद ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाती है, या तो हम पेरेंट्स ने ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखा है कि बच्चों से ज़्यादा काम नहीं करा सकते। बट जो बच्चे लेबोरियस नहीं हो सकते, वो काम नहीं कर सकते कोई भी फील्ड के अंदर में। तो सबसे पहले आपको तो मजबूत बनना पड़ेगा, आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। काम करने की ललक होनी चाहिए, दिन और रात भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी पर्सनल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करें। मैं खुद भी जब मेरा मन करता है, मैं अपनी फैमिली के साथ जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ चले जाता हूँ। बारिश होती है तो मैं निकल जाता हूँ बच्चों के साथ, मैडम के साथ। तो ऐसा नहीं है, बट जब काम करने बैठते हैं तो वो इस कदर काम करते हैं कि फिर कोई दूसरी चीज़ ध्यान में नहीं आती। तो लेबोरियस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सच्चे दिल से अपने प्रोफेशन से अगर जुड़ गए तो मैं समझता हूँ बहुत सारे पैरामीटर्स आप खुद ही क्लियर कर लेते हो। वो जो डेडिकेशन का लेवल आता है, आप सारे पैरामीटर्स क्लियर कर लेते हो। तो आपको अपनी ज़ील जो है ना, वो जिंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना जोश हमेशा बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी चीज़ पे सस्टेन होकर के काम करें।
बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग माइंड, कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम कभी वो काम, ये भी कर दूँ वो भी छोड़ दूँ, ये चीज़ें कभी भी आदमी को स्मूथली आगे नहीं ले जा सकती। हमारी फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हों, मतलब कई क्लाइंट तो मुझे अपने होटल में पार्टनर रखना चाहते हैं, कई अपने शोरूम्स में पार्टनर रखना चाहते हैं, बट दैट इज़ नॉट माई कोर बिजनेस, आई कैन नॉट गो विद दैट। अगर मैं वो जाऊँगा तो ये छोड़ दूँगा। तो आई एम परसुइंग माई पैशन, यही मेरा पैशन है और इसी को परस्यू करते रहें तो लाइफ इज़ वेल सेट, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह फुलफिल हुआ कि ये गाइडेंस भी मिल रहा है और इंस्पिरेशन भी मिल रहा है उन बच्चों को जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।